Hello friends, I hope all are good. In this session we discuss the answer writing strategy for UPSC CSC मेंस। आंसर राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है आपके सिलेक्शन होने में और ना होने में। ठीक है, आज इसी ही पॉइंट पे अपन डिस्कस करेंगे। कुछ मैं बेसिक रूल बताऊंगा आंसर राइटिंग के लिए। ड्यूरिंग द आंसर राइटिंग भी उस चीज़ को ध्यान रखना है और आंसर राइटिंग करने से पहले भी उन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चालू करेंगे तो एक आपको बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बिगनर्स के साथ कि भाई आंसर राइटिंग कब करें, कैसे करें, ठीक है, वो चीज़ आज आपके सामने क्लियर हो जाएगी। ओके, फर्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो बिगनर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे मेरा बिगनर्स कहने का मतलब है जो प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिन्होंने यहाँ प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करी है 2023 में और 2024 या 25 का अटैम्प्ट लेने वाले हैं। ये वीडियो 2024 वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो 2025 वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट है और फर्दर वो कभी भी देना चाहे 4 साल बाद 5 साल बाद कभी भी देना चाहे उसके लिए भी वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ बेसिक्स रूल्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि आंसर राइटिंग के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को रखा तो डेफिनेटली आप एक अच्छा और इफ़ेक्टिव आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट हाफ मैंने बता दिया वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड हाफ जो वीडियो जो है वो दोनों के लिए बिगनर्स एंड थर्ड एंड फोर्थ अटैम्प्ट है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, एक रियलिटी बता देता हूँ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में। मैं खुद पर्सनल ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जिनके 4 या 5 अटैम्प्ट हो चुके हैं, 4-5 अटैम्प्ट हो चुके हैं, उन्होंने अभी तक एक सिंगल आंसर नहीं लिखे हैं, सिंगल आंसर। ठीक है, ये रियलिटी है और ये मैं आपको ORN की ही बता रहा हूँ, यहीं दिल्ली। ठीक है, उनको अभी ये नहीं पता है कि सोशल जस्टिस GS 1, 2, 3 में से किसका पार्ट है। सोसाइटी GS 1 में आ रहा है, GS 2 में आ रहा है कि GS 3 में आ रहा है। सिलेबस अभी उनको ढंग से याद नहीं है और उनके अभी तीसरे चौथे अटैम्प्ट चल रहे हैं। नो सिंगल आंसर नहीं लिखा उन्होंने। ठीक है, ये कंडीशन है। ये चीज़ मैं बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को इतना फियर, इतना टेंशन ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें अगर स्ट्रेटेजिक वे में करोगे, अगर चीज़ों को सिंप्लीफाई वे में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यार पहले ही इतना सिलेबस है, इतने सब्जेक्ट हैं और इतना जो प्रीलिम्स का लेवल इतना टिपिकल होता जा रहा है, उसके बाद फिर आप एक अननेसेसरी एक चीज़ों को इतना कॉम्प्लेक्स कर लेते हो, एक अनस्ट्रेटेजिक वे में चीज़ों को स्टार्ट कर देते हो। आपने पहले ही दिन से आंसर राइटिंग चालू कर दो। एक तो भाई ये मार्केट से बाहर निकल जाओ, ये फर्स्ट डे वाले जो आंसर राइटिंग वाले जो हैं, ठीक है, फर्स्ट डे से कोई आंसर राइटिंग नहीं होती, फर्स्ट डे से पढ़ाई होती है, फर्स्ट डे से अपने बेसिक्स क्लियर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट डे से अपने बेसिक क्लियर होते हैं, फर्स्ट डे से कोई आंसर राइटिंग नहीं होती। एक तो पहले ये मार्केट से बाहर निकलें। ठीक है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बहुत कोचिंग है, मैं उन कोचिंगों का नाम यहाँ लेने डिस्कस नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरी चीज़ आंसर राइटिंग कब करनी है और कैसे करनी है, अब उस पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को ध्यान से सुनना और एंड तक सुनना। पहली बात तो भाई कि आंसर राइटिंग करनी क्यों है, ऐसा क्या है भैया, मेंस पूरा टिका हुआ है, 1750 नंबर का आपको आंसर राइटिंग पे टिका हुआ है, सब्जेक्टिव इन नेचर है, 2025 मार्क्स में से 1750 आउट ऑफ 2025 आपका पूरा का पूरा किस पे टिका हुआ है, आंसर राइटिंग पे। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है, इसलिए करनी है। ठीक है, कब करनी है, कैसे करनी है, वो यहाँ डिस्कस करते हैं, व्हेन एंड हाउ। ठीक है, देखो सबसे पहले आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, सबसे पहले आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स मीन्स क्या है, ये मैंने 2024 के लिए पूरी स्ट्रेटेजी की वीडियो बना रखी है, मैंने पूरे वहाँ पे रिसोर्सेज मेंशन कर रखे हैं, उस वीडियो को जाके देख लेना।
पता लग जाएगा कि बेसिक्स क्या है क्या नहीं है। और वैसे सबको पता ही होगा, बेसिक्स कंप्लीट करने के बाद आपकी एक रीडिंग स्टैंडर्ड बुक्स की हो जानी चाहिए। ठीक है, बेसिक्स क्लियर हो गए, एक रीडिंग स्टैंडर्ड बुक की होगी। उसके बाद आपको डेली बेसिस पे 1 से 2 आंसर लिखने हैं। मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग कितने से करनी है, 1 आंसर से, उसको फिर 2 पे ले जाना है, उसको फिर 3 पे ले आना, फिर 4 पे ले आना। अब पहले दिन से ऐसा मत कर लेना कि भैया हम तो फुल लेंथ पेपर लगाएंगे, FLT लगाएंगे पहले फर्स्ट डे से। ठीक है, FLT लगाएंगे, FLT लगाने मत बैठना। ठीक है, मैं पहले कह रहा हूँ 1 या 2 आंसर लिखना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैं मार्केट वाले आंसर लिखने की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे आंसर लिखने की बात कर रहा हूँ PYQ। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना। फर्स्ट जब भी आप आंसर राइटिंग करें, जब आपके बेसिक्स हो जाए, फर्स्ट रीडिंग ऑफ स्टैंडर्ड बुक हो जाए, और जब आप इन 2 काम के बाद जब भी आप आंसर राइटिंग करना चालू करें अपने 1-2 आंसर के साथ, प्लीज़ PYQ से स्टार्ट करिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे, PYQ से स्टार्ट करिएगा। अननेसेसरी ये मार्केट के मॉक्स से स्टार्ट मत करिएगा। ठीक है, आप अपने इनिशियल फेज पे ही, आप अपने स्टार्टिंग टाइम पे ही एक गलत स्ट्रेटेजी में फंस जाएंगे, एक गलत ट्रैप में फंस जाएंगे अगर आपने मॉक के क्वेश्चन से अगर अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चालू कर दी तो। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्लीज़ स्टार्ट फ्रॉम ए PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना। मॉक्स के चक्कर में मत फंसना। एंड मॉक बेसिकली एक तरीके का आपके लिए बहुत गलत रिजल्ट लेके आ जाएगा, और फिर आप उससे फर्दर डीमोटिवेट हो जाओगे, और फर्दर आप फिर वही साइकिल दोबारा चालू कर दोगे। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, बेसिक करने, देन स्टैंडर्ड बुक करना है, देन डेली बेसिस पे 1 to 2, देन सॉल्व PYQ। ठीक है, PYQ। ठीक है, क्यों करना है, कब करना है और कैसे करना है, क्लियर हो गया। ये तो बात होगी जो उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है या फिर करने की सोच रहे हैं। अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो प्रिपरेशन स्टार्ट पिछले 3-4 अटैम्प्ट से भी कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनो यहाँ पे। अब हो जाता है कि भाई PYQ तो सॉल्व कर लिए, कि भाई इसको इवेलुएट कैसे करें, स्टूडेंट के अंदर ये डाउट आ जाता है। भाई देखो, इवेलुएट करने का सिंपल सा आंसर है, मार्केट में बहुत मॉडल आंसर पड़े हैं। ठीक है, मार्केट में आजकल मेंस PYQ बेस्ड सॉल्व भी आने लग गई है। ठीक है, काफ़ी टाइम से आ रही है, तो उसमें से आप इवेलुएट करो अपने आंसर को। अब कैसे करोगे, ऐसे करना है, आपने मान लो कोई भी एक मॉडल आंसर ले लिया, उस मॉडल आंसर में कुछ भी XYZ पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, कुछ भी XYZ क्वेश्चन है, ABCD क्वेश्चन है, उसमें XYZ पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैं एक मेंस का ही आपसे क्वेश्चन ले लेता हूँ। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब जिस भी स्टूडेंट ने जुडिशरी अच्छे से पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को कर लेगा। बेसिक ही पूछा है कि भाई जुडिशरी का क्या रोल है प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। अब चाहे वो मॉडल आंसर हो, चाहे वो आपके PYQ के जो सॉल्व आ रहे हैं वहाँ से हो, बेसिक्स तो उसने भी वही लिखा होगा। अगर आपका इस मॉडल आंसर से, अगर आपका आंसर जो आपने लिखा है अगर 50% के आसपास भी अगर मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यू आर इन अ राइट अप्रोच। आप राइट अप्रोच पे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको इम्प्रूव करो। ठीक है, अगर आपका 50% भी अगर ये मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके रिसोर्सेज भी सही हैं, आपके बेसिक्स भी ठीक है। ठीक है, अब इस पे ही आपको इम्प्रूव करना है, आपको कुछ चेंज नहीं करना। जिन स्टूडेंट का मान लेते 20 to 30% ही मैच कर रहा है इससे, भैया आपकी डायरेक्शन गलत है। आप या तो कुछ रिसोर्सेज गलत फॉलो कर रहे हो या आपके पढ़ने का तरीका गलत है। ठीक है, क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं आ सकता, क्योंकि क्वेश्चन ही बेसिक था, व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, बेसिक्स पढ़ा होगा तो इजीली कर लोगे। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं PYQ, जैसे
डिस्कस द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन इंश्योरिंग द फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। दोनों ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डिस्कस द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन इंश्योरिंग द फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। रोल पूछ रहा है और इम्पोर्टेंस पूछ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फॉर इंश्योरिंग द फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन में भी जिस मॉडल आंसर में आप चेक कर रहे हो उसमें भी इलेक्शन कमीशन के बारे में बेसिक्स तो वही लिखा होगा और आपने भी वही पढ़ के वही लिखा होगा। अगर 50% से अगर मैच कर रहा है तो राइट डायरेक्शन में हो, राइट अप्रोच है, इस पे ही इम्प्रूव करो, इस पे ही अपने आंसर को एनरिच करो। अगर इससे कम कर रहा है 50% से, अगर मान लीजिए 20 to 30% है, तो आप अपने रिसोर्सेज या अपने पढ़ने के तरीके को चेंज करो, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। ठीक है भाई। इस तरीके से आपको अपने आंसर्स को इवेलुएट करना है। ठीक है। तो पहले क्या करना है, बेसिस करने हैं, स्टैंडर्ड बुक की फर्स्ट रीडिंग, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन लिखना चालू कर देना। कौन से क्वेश्चन लिखने हैं, पीवाईक्यू लिखने हैं, कैसे इवेलुएट करना है मैंने बता दिया। ठीक है। 50-60% अगर मिल रहा है ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 20-30% ही अगर सेम मैच हो रहा है मॉडल आंसर से, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो बेसिक्स क्लियर नहीं है या फिर उस टॉपिक में आपकी ढंग से क्लियरिटी नहीं है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। ठीक है। नाउ उसके बाद अपन आते हैं जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सेकंड थर्ड अटेम्प्टर हो चाहे वो बिगिनर हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक फॉर द आंसर राइटिंग। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपके पास सबसे पहले तो गुड कंटेंट होना चाहिए। ये आंसर राइटिंग के पीछे प्लीज़ अपनी स्टार्टिंग फेज से मत भागिए कि आंसर राइटिंग कर लें, टेस्ट सीरीज लगा लें, ये काम मत करो फर्स्ट दिन से। पहले एक गुड कंटेंट तैयार करो, बेसिक तैयार करो, बुक्स पढ़ो, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, और उसके बाद एक अपने नोट्स तैयार करो, एक गुड कंटेंट तैयार करो, और उसके बाद फिर आंसर राइटिंग करो। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए आपके पास कि एक गुड कंटेंट होना चाहिए। ठीक है। वो कैसे होगा, बेसिक्स क्लियर होंगे, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी होंगी, उसके बाद अपने सेल्फ नोट्स तैयार करे होंगे। ठीक है। कंसाइज नोट्स तैयार करे होंगे जो बिफोर द मेंस आप इजीली रिवाइज कर सकें। ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड मूव लेना है, स्टैंडर्ड अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है। मोर देन 80% ऑफ स्टूडेंट इसी ही पॉइंट पे फेल हो जाते हैं कि वो क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझ पाते। वो लिखते हैं, वो जानते हैं, वो लिखते हैं वो। ठीक है। क्वेश्चन जैसे एक्स क्वेश्चन पूछा है या वाई क्वेश्चन पूछा है, वो जो जानते हैं वो लिखेंगे, वो नहीं लिखेंगे जो क्वेश्चन की डिमांड है, वो नहीं लिखेंगे जो यूपीएससी पूछना चाह रहा है। वो अपनी नॉलेज को वहाँ सारा लिख देंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस पर ध्यान नहीं देंगे। जो वो जानते हैं वो पूरा का पूरा उसमें लिख देंगे। ठीक है। उस पर नंबर नहीं मिलेंगे, पेज नहीं भरने यूपीएससी में। बीए का बीटेक का एग्ज़ाम नहीं है पेज भर दिए नंबर मिल गए, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है। पहले कह रहा हूँ कंपटीशन बहुत हाई है, पेपर का लेवल हाई होते जा रहा है डे बाय डे और ईयर बाय ईयर। ठीक है। यहाँ पेज भरने के नंबर नहीं मिलने वाले, इसलिए मैं कह रहा हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मोर देन 80% ऑफ स्टूडेंट यहाँ फेल हो रहे हैं कि क्वेश्चन के डिमांड को ही नहीं समझ पा रहे हैं, और जब क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझ पा रहे हैं तो उस क्वेश्चन को डिमांड को फुलफिल भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। अब कह देते हैं कि भाई ये एक पेज है, इसमें कुछ लिख देंगे तो 2-3 नंबर मिल जाएंगे। सर ये नंबर मिल जाएंगे लेकिन ये सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे। ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, नाउ ये 2 काम करने के बाद पहले कंटेंट आ गया, डिमांड ऑफ क्वेश्चन समझ गए, उसके बाद थर्ड मूव लेना है स्ट्रक्चरिंग पे। ठीक है। सबसे पहले कंटेंट कैसे तैयार करना मैंने बताया, क्वेश्चन की डिमांड समझना सीखो, पहले क्वेश्चन पूछना क्या जा रहा है। ठीक है। पूछ क्या रहा है, आप क्या लिख रहे हो, आप वो लिख रहे हो जो आप जानते हो, वो आप वो नहीं लिख रहे जो यूपीएससी पूछना चाह रहा है। मोर देन 80% ऑफ स्टूडेंट यहीं फेल हो रहे हैं। ठीक है। नाउ स्ट्रक्चरिंग ऑफ क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग करना प्लीज़ सीख जाइए बिफोर द मेंस। आपके पास आंसर्स का ये ब्लूप्रिंट होना बहुत मस्ट है। ठीक है। अब स्ट्रक्चरिंग काफ़ी तरह से है, आप चाहे इंट्रो बॉडी कंक्लूजन पे ले आओ, फिर आप चाहे इंट्रो दे लो, सब टाइटल ले लो, सब टाइटल के अंदर फिर टाइटल दे दो। ठीक है। उसके बाद फिर आप फ्लो चार्ट डायग्राम वगैरह डाल दो, फिर आप उसके बाद वे फॉरवर्ड लिख लो। वो डिपेंड, देखो ये आपको ही तैयार करना पड़ेगा। ठीक है। मैं आपसे क्या कहता हूँ, आंसर राइटिंग इज बेसिकली अ स्किल, वो स्किल है।
ठीक है। वो एक दिन में तैयार नहीं होगी कि मैंने आपको ये एक पेपर में लिख के दे दिए 10 पॉइंट, भाई याद कर लो, आंसर राइटिंग सीख गए, ऐसा नहीं है। उसमें सालों लग जाते हैं उसको तैयार करने में, और ये पूरा खेल है प्रैक्टिस का, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चरिंग आपकी मेन से पहले, क्योंकि मेन में वही 3 महीने मिलने हैं, आप क्या स्ट्रक्चरिंग करने बैठोगे आंसर्स की कि आप रिवीजन पे ध्यान दोगे, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप स्ट्रक्चरिंग पहले ही अपनी तैयार रखिए, एक आंसर्स का ब्लूप्रिंट बिल्कुल तैयार रखिए, ठीक है। वो आपकी स्किल है, वो आप किस तरीके से डेवलप करते हो वो डिपेंड करता है। 2-3 एग्जांपल मैंने दे ही दिए, ठीक है। उसके बाद ये 3 काम हो जाएं, इनको पर पहले फोकस करना, गुड कंटेंट, अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, स्ट्रक्चरिंग, और उसके बाद 4th पॉइंट स्पीड और वर्ड लिमिट। जब स्पीड और वर्ड लिमिट पे ध्यान देना है, पहले 3 टाइम में कितना भी टाइम लग रहा हो लगने दो। स्ट्रक्चरिंग नहीं हो रही, 2 घंटे में एक आंसर लिख रहे हो लिखो, 4 घंटे में लिखो, अच्छा लिख रहे हो, अच्छी स्ट्रक्चरिंग के साथ लिख रहे हो लिखो। जब स्ट्रक्चरिंग करना सीख जाओ उसके बाद फिर स्पीड मेंटेन करना सीखो। एक्चुअल में क्या होता है, 7 से 7.5 मिनट एक क्वेश्चन को लिखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। ये एवरेज टाइम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। वही 150 वर्ड्स, 250 वर्ड, 15 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 3 घंटे, यही सबका फॉर्मेट है, ठीक है भाई। स्पीड और वर्ड लिमिट पे ध्यान देना है। आजकल नेगेटिव मिलने लग गई है, याद रखिएगा। मेंस की जब मार्कशीट आती है उसमें नेगेटिव आई है बच्चों की, ठीक है ना, वर्ड लिमिट के चक्कर में। ओके, स्पीड पे ध्यान दीजिएगा, स्पीड पे ध्यान देना है, फिर वर्ड लिमिट पे। नाउ 5th पॉइंट, ये आपके आंसर को इनरिच करेगा, ये आपके आंसर को एक एक्स्ट्रा एज देगा और एक एक्स्ट्रा नंबर गेन करने के लिए हेल्प करेगा। डायग्राम लगाओ, फ्लो चार्ट लगाओ, कीवर्ड लगाओ, डाटा लगाओ, कोट्स लगाओ, ठीक है। इन चीज़ों को अंडरलाइन कर दिया करो, ठीक है ना, जब आप कीवर्ड्स लिख रहे हो तो, ठीक है। किसी भी का भी आप डाटा यूज़ कर रहे हो, मान लो नीति आयोग का डाटा यूज़ कर रहे हो, या किसी कमेटी का डाटा यूज़ कर रहे हो, किसी यूएन रिपोर्ट का डाटा यूज़ कर रहे हो, या किसी इंडियन गवर्नमेंट ने कोई रिपोर्ट रिलीज़ करी है उसका, या कोई मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट रिलीज़ करी है, इन चीज़ों का डाटा प्लीज़ आंसर्स में यूज़ करा करो और ऑथेंटिक डाटा यूज़ किया करो, ठीक है। कोई फर्जी कोचिंग या दो पेज के नोट्स का से मत लिया करो, डाटा साइट से लिया करो, सीधा मिनिस्ट्रीज़ की साइट पे जाया करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहाँ से उठाया करो। और मैंने आपको पहले भी कहा है, PIB फॉलो करते रहो, पहले ही मैंने कहा है, न्यूज़पेपर के नोट्स बनाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। वीडियो देख लेना, मैंने बता दी स्ट्रेटेजी में क्या रहने वाली है और क्या क्या बुक्स फॉलो करनी है 2024 के लिए, वो वीडियो डली हुई देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दी है मैंने अलग से 2024 के लिए। नाउ 6th पॉइंट ध्यान देना है, प्रैक्टिस इन टाइम लिमिट, ठीक है। सारा काम हो गया, कंटेंट भी अच्छा आ गया, क्वेश्चन की डिमांड को भी समझ गए, स्ट्रक्चरिंग भी होगी, स्पीड भी मेंटेन होगी, वर्ड लिमिट भी होगी, डायग्राम भी लगा दिए। अब आ जाओ टाइम लिमिट पे, अब काम करना है टाइम लिमिट पे, ठीक है। 3 घंटे 20 क्वेश्चन लिखने, ठीक है। इसके लिए क्या करोगे, अब लगाना चालू करो फुल लेंथ। देखो, मैं कभी मेंस की टेस्ट सीरीज़ के लिए मना नहीं करता, ठीक है। मेंस की टेस्ट सीरीज़ लगाओ, लेकिन ये सारा काम जब ऊपर का हो जाए, ये 6 पॉइंट और जो पिछला जो मैंने अभी डिस्कस करा, ये बेसिक्स वाला पॉइंट, ये हो जाए। जब आपने टेस्ट सीरीज़ लगाने से पहले कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन लिख लिए हों, PYQ, मैं फिर कह रहा हूँ मार्केट के क्वेश्चन नहीं लिखने हैं पहले दिन से जब आप क्वेश्चन लिखना चालू करो, आफ्टर कंप्लीटिंग द बेसिक्स एंड द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द स्टैंडर्ड बुक, जब आप आंसर लिखना चालू करो, वो PYQ के आंसर लिखने और कैसे इवेलुएट करना मैंने बता दिया है, ठीक है। और उसके बाद जब फिर आप मॉक लगाइए, ठीक है, उसके बाद फिर आप फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। ये सारा काम हो जाए, जब कंटेंट आपके पास है, ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड समझ रहे हो, स्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, स्पीड वर्ड लिमिट मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है, डायग्राम फ्लो चार्ट कीवर्ड डाटा को यूज़ कर पा रहे हो, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए टाइम लिमिट में, वो चीज़ फिर आपके लिए फुल लेंथ कोई सी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और फिर आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और एक ये 8th पॉइंट बड़ा ध्यान रखना, जिसका भी प्रीलिम्स निकल जाता है वो मेंस में मैक्सिमम स्टूडेंट इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो एक अपने मॉडल आंसर तैयार नहीं करते हैं, ठीक है। ये मॉडल आंसर तैयार कर लेना पहले ही, मेंस से पहले, क्योंकि ये आपके मेंस में बहुत हेल्प करेंगे, एक आपको आंसर लिखने में भी,
एक आपको कम समय में एक अच्छा रिजल्ट देने में भी, ठीक है। हर टॉपिक के हर क्वेश्चंस के एक मॉडल आंसर लिख लेना, जितना हो सकता है उतना कोशिश करिएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करिएगा कि एक अच्छे मॉडल आंसर आप अपने तैयार करके रखें, ठीक है। एंड एट लास्ट मैं हर बार कहता हूँ इसका एक ही है, आंसर राइटिंग इज़ बेसिकली अ स्किल। प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो, इम्प्रूव करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर एनालाइज करो, फिर इम्प्रूव करो। ये साइकिल है, ये तभी जाके एक न एक दिन तो होगा ही जब आप एक बेटर आंसर लिख पाएंगे, एक इफ़ेक्टिव आंसर लिख पाएंगे, एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर लिख पाएंगे और यूपीएससी के क्वेश्चंस की डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे। और फाइनली एक वन डे ऐसा भी आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपका सिलेक्शन भी डेफिनेटली होगा विद गुड रैंक। ओके, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जो मैंने बताए हैं यहाँ पे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कह रहा हूँ मेंस में आंसर राइटिंग का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है, सेलेक्ट होने के लिए या ना होने के लिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।